नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कक्षा 10 की जो सामाजिक की एक बुक है वो हमने स्टार्ट करी थी और उसका फर्स्ट चैप्टर राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसको हमने स्टार्ट किया था और कुछ पार्ट इसका हमने पढ़ लिया था। इसका यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में धातु काल। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले का पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। कंटिन्यू आपको ये जो कक्षा 10 की बुक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसके सारे चैप्टर, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी और हर एक जो जो वीडियो है वो उस क्रम से मिलेंगी, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके ऐसे, तो जिसमें आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कंटिन्यू ये वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पहले वाला पार्ट का अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान में धातु काल की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये भी शायद हमने पढ़ लिया था। हाँ, राजस्थान के धातु काल भी पढ़ लिया था। हम यहाँ से पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धातु काल भी पढ़ लिया था कल। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। यानी कि जो अभी फिलहाल घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर पहले दृश्यदती और सरस्वती नदियों का नदियाँ बहती थी। उस क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता है उससे भी पहले कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्षों से अधिक प्राचीन मानी जाती है। यानी कि यूँ कहें कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित थी राजस्थान में, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और लगभग 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। देखिए कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि खुदाई के समय यहाँ पर क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ मिली थी। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात उसके बाद 52 के बाद 61-62 में बीबी लाल बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का कार्य या इस सभ्यता की खोज किसने की? तो 1952 में अमलानंद घोष ने की। और उसके बाद 61-62 में दो और साहित्यकार थे, बीबी लाल और बी के थापर। उन दोनों ने भी इसमें उत्खनन का कार्य करवाया। उत्खनन के इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। उत्खनन जब करवाया गया तो इस सभ्यता के कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। पहले जो 2 स्तर थे, टोटल कितने स्तर उत्खनन में, कितने स्तर सामने आए? 5, जिसमें पहले 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने थे। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी। यानी कहने का मतलब कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से पुराना इसलिए बताया गया है क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की जो उत्खनन कार्य करवाया गया तो उसमें 5 स्तरों में करवाया गया। शुरू के 2 स्तर जो पहला और दूसरा था उसके जो वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना मिला, और उसके बाद के जो तीसरा, चौथा और 5वां 3 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और उसके समान ही उत्खनन में सामग्री प्राप्त हुई। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। देखो, मकान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था? मिट्टी की ईंटों का, वो भी धूप में पकाकर। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उसके अवशेष पतले व हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। मिट्टी के जो बर्तन मिले थे वो पतले थे और हल्के थे और उनमें सुडौलता का अभाव था, सुंदरता का अभाव था। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। देखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिला? कालीबंगा सभ्यता में। और ऐसा लगा कि भाई एक ही खेत में 2-2 फसलें उगाते थे।
कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों में सावधान पद्धति की जानकारी मिलती है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में कब्रिस्तान भी मिले। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। एक बच्चे का कंकाल था, उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। कौन कौन से खिलौने मिले? बैलगाड़ी मिली, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर। इसके बाद है आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आयड़ नदी के तट पर बसे आयड़ के उत्खनन फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। पाषाण धातु युगीन सभ्यता थी आयड़ सभ्यता। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी कि मिट्टी का टीला कहते हैं। सबसे पहले 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य करवाया गया। 1952 में तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य हुआ और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, HD साकलिया, इन सब के निर्देशन में आयड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थरों का प्रयोग करते थे। सेम इसमें कालीबंगा में भी धूप में सुखाई हुई ईंटें थी, लेकिन यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग भी साथ में आया, वहाँ पे सिर्फ ईंटों की बात हुई थी। आयड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणाओं को सार्थक होने का प्रमाण था। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा मिले, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों की अधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। यानी कि जो आयड़ सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता बताई गई थी? पाषाण धातु युगीन सभ्यता। और यहाँ पर उस समय धातु में किसके औजार मिले? तांबे के औजार और उपकरण मिले। उत्खनन में प्राप्त ठप्पों में यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के प्रमाण भी मिलते हैं, रंगाई छपाई के। उसके बाद है गीलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गीलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ सभ्यता से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। राजसमंद जिले में स्थित गीलुंड कस्बे में, ये कौन सी नदी के किनारे पर है? बनास नदी के। आयड़ तब सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पे थी और आयड़ सभ्यता से जुड़ी इस प्रकाश में, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि बनास नदी के तट पर है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 98 से 2003 के बीच में पूना के डॉक्टर VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। आयड़ सभ्यता में पाषाण ताम्र युगीन थी, ये ताम्र युगीन है। वो पाषाण धातु संस्कृति थी, सभ्यता थी, जिसका समय 1900 से 700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। गीलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। एक तो सादे बर्तन मिले, दूसरे काले, तीसरे पॉलिशदार, चौथे भूरे और लाल और काले चित्रित मृद भांड मिले। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आहड़ में पकी ईंट यानी कि आग में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गीलुंड में इनका प्रचुर प्रयोग होता था। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ से अगर हम देखें तो आयड़ के बाद गीलुंड सभ्यता जो थी उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ, जबकि कालीबंगा में भी और आहड़ में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, जो कि धूप में सुखाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बागोर सभ्यता की। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया।
उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। बागोर सभ्यता कौन से जिले के आसपास है? भीलवाड़ा जिले के आसपास। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? कोठारी नदी के किनारे। और इसका उत्खनन कब हुआ? 1967 से 70 के बीच में। और ये जो उत्खनन के दौरान यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, लघु पाषाण उपकरण मिले, जिससे ये पता चलता है कि जो उस सभ्यता के जो निवासी थे वो आखेटक का मतलब शिकारी, एक तरीके से जो पक्षियों का शिकार करते हैं, ये होने के प्रमाण मिलते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, छेद वाली सुई, जो कि बागोर सभ्यता संबंधित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। ये जो बागोर भीलवाड़ा है, ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ये है नीम का थाना सिक्कर। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं। यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं वो तांबे के मिले हैं, जो कि ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो कि इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपस्वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। देखिए गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो ये नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। दूसरी चीज कौन सी नदी के उद्गम पर है? तो कातली नदी के उद्गम पर है। तीसरी चीज, इस सभ्यता में सबसे ज्यादा धातु के रूप में तांबे का उपयोग लिया जाता था। और जो तांबे के उपकरण मिलते थे या जो बर्तन मिलते थे उनमें 99% जो है तांबा होता था। इसलिए ये उस क्षेत्र में सर्वाधिक तांबे यानी कि तांबे की प्रचुर मात्रा होने का प्रमाण मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ से जो इस ताम्र सभ्यता मतलब इस गणेश्वर सभ्यता के द्वारा तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, या यूं कहें कि पूरी जो जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हैं उन सब की जननी है गणेश्वर सभ्यता। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल की सभ्यता। भीनमाल कहाँ स्थित है? जालोर में। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। यानी कि भीनमाल की जो प्राचीन सभ्यता प्राप्त हुई भीनमाल की, उसमें विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर रोमन एम्फोरा यानी कि एक सुरापात्र और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि विदेशों से भी यहाँ पे व्यापार किया जाता था। और भीनमाल का पुराना नाम बताया श्रीमाल। इसी प्रकार ईसवाल कहाँ है? उदयपुर में। ईसवाल से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ के बीजक पहाड़ी, बैराठ स्थित है जयपुर में, बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इनके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बैराठ के समीप अशोक का भाब्रू शिलालेख भी प्राप्त हुआ। बैराठ के पास ही अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने
का सबसे पुख्ता परिणाम है। ये भाबरू शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? बैराठ के पास। उसके बाद है बालाथल। बालाथल सभ्यता, ये कहाँ पर है? उदयपुर। जो कि ये प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने के पुख्ता प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़, ओझियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के समय प्रारंभ हुआ। राजस्थान में जो आर्य संस्कृति है उसका प्रचार कब हुआ? 1800 ईस्वी के आसपास हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा गया। कौन सी सभ्यता को? आर्य संस्कृति की वैदिक सभ्यता इसे कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 में मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। देखिए, अब यहाँ पे रामायण की बात करी गई है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय जब राम को उधर जाना था तो सागर ने, जो दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाने से मना कर दिया था। और तब राम ने उसको डराने के लिए जो अमोघ अस्त्र, जो अपना तीर चढ़ाया था, तो उसको भयभीत करने के लिए एक बार चढ़ाया हुआ तीर वो वापस नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन्होंने वो तीर राजस्थान की ओर फेंका। इस वजह से कहा जाता है ऐसा कि समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया, जबकि वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ये तो माना जाता है कि जो रामायण के समय भी राजस्थान के भूभाग से वो लोग परिचित थे। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश कौन सा है? बीकानेर का जो क्षेत्र है वो बीकानेर का कौरव पांडव राज्य के अधीन था। और कौन सा? जांगल देश तो कौरव पांडव राज्य के अधीन था। और मत्स्य राज्य उनका मित्र और अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था, ऐसा कहा जाता है। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। पहली, जनपदों का उदय, और दूसरी, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। अब बात करते हैं राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद देखिए, आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उनके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई। तो बौद्ध साहित्य में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ था उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था,
और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूर्यसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धेय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। अब देखिए मत्स्य जनपद की बात करें तो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो कि इसका प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख महाजनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियां तक और दक्षिण में तो चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक इसका विस्तार था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित विराट नगर यानी कि बैराठ बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। यानी कि मत्स्य जनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। देखिए अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसके साथ किसका विवाह हुआ था? विराट की पुत्री उत्तरा का। इन्हीं का पुत्र यानी कि अभिमन्यु का ही जो बेटा था जिसका नाम परीक्षित था, कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठा करके मत्स्य शासक शक्तिशाली हो गया और उनकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में भी वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भाग में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ ही समय बाद वो अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली और कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से अशोक के शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। उसके बाद राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी है हो जाएगी राजपूतों की उत्पत्ति, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कई अलग अलग मतों के अनुसार, और काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना है क्योंकि कौन से साहित्यकार ने किस प्रकार का मत दिया था ये पूछ लिया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति, तो राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया, किसने कहा, किसके अनुसार जो है राजपूत हैं वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो जब हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ये अगला कल, तब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू जो इसके पार्ट आते जाएंगे उन सभी पार्ट को यहाँ पे आपको देखते रहना है। जब पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उस चैप्टर में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं पूरी कोशिश की जाएगी कि कंप्लीट प्रश्न जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।